Hello everyone, welcome back to my channel and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel। और अभी जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वाटर। वाटर की अगर हम बात करें तो इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिकली फाउंडेशन है बायोकेमिस्ट्री का। अगर आपने वाटर के कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो बायोकेमिस्ट्री का 50% कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइट्रेशन कर्व। टाइट्रेशन कर्व आपको अमाइनो एसिड्स में भी मिलेंगे और अमाइनो एसिड्स के टाइट्रेशन कर्व से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इन ऑलमोस्ट ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो वाटर की अगर हम बात करें तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के 70% या मोर देन 70% कंस्टिट्यूट करता है और ये वाटर ही है जो बायोमॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को रेगुलेट करता है। एंड सेल में जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। इवन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपिड बाइलेयर होता है। वो मेनली लिपिड एंड प्रोटीन्स के बने होते हैं लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट तीनों के बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली लिपिड्स एंड प्रोटीन से अटैच होते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड से अटैच होता है तो उसको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से अटैच होता है तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। एंड ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन रिकॉग्निशन प्रोसेसेस। सो वाटर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाटर ही है जो अल्टीमेटली सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को रेगुलेट करता है। सो प्रीवियस 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं वाटर के, जिसमें हम ये 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं इन डिटेल। पहला जो टॉपिक कंप्लीट किए हैं दैट इज अ वीक इंटरैक्शंस इन इकोसिस्टम। सेकेंड टॉपिक की अगर हम बात करें तो इट इज आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, वीक एसिड्स एंड वीक बेसेस है। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस दीज 3 टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक इज बफरिंग अगेंस्ट पीएच चेंजेस इन बायोलॉजिकल सिस्टम, देन वाटर एज ए रिएक्टेंट, क्योंकि वाटर सिर्फ सॉल्वेंट की तरह नहीं, वाटर रिएक्टेंट की तरह भी काम करता है इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। एंड द लास्ट topic of this chapter will be the fitness of aqueous environment for living system, means water किस तरह से living organisms को के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज बफरिंग अगेंस्ट पीएच चेंजेस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट वर्ड है। पहला जो वर्ड है वो है बफर, सेकेंड वर्ड जो है वो पीएच एंड तीसरा बायोलॉजिकल सिस्टम। पीएच को ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है। पीएच की अगर हम बात करें तो इट इज माइनस लॉग H+ का कंसंट्रेशन। pH इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो pH कम होगा और अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होगा तो pH ज्यादा होगा। बेसिकली ये हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन का जो कंसंट्रेशन होता है, प्रोडक्ट होता है, इट इज इक्वल टू 10⁻⁻14। हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है? 10⁻⁻14। इस चीज को हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। नाउ नेक्स्ट टर्म जो है बफरिंग। बफरिंग को हम समझते हैं। सपोज दैट कि एक बीकर है, एक बीकर में कुछ सॉल्यूशंस है और इस सॉल्यूशन की अगर पीएच की बात करें तो इसका पीएच कितना है? 7 है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें बफर नहीं है, अभी इसमें बफर नहीं है। जब बफर नहीं है और इस सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ या OH- ऐड करेंगे तो क्या इस सॉल्यूशन का पीएच चेंज होगा? And the answer is yes। जब स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ और OH- ऐड करेंगे, जब इसमें बफर नहीं है तो इसका पीएच चेंज होगा। लेकिन जब इसमें बफर होगा और जब स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ और OH- ऐड करेंगे तो ये बफर क्या करेगा? पीएच के चेंज को रजिस्ट करेगा। तो बेसिकली बफर इज एन एक्वस सॉल्यूशन जो कि किसी भी सॉल्यूशन के पीएच के चेंज को रजिस्ट करता है जब उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन ऐड करेंगे।
दिस इज बेसिकली बफर। नाउ बायोलॉजिकल सिस्टम की अगर हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज ए बायोलॉजिकल सिस्टम। सो ऑलमोस्ट एवरी बायोलॉजिकल सिस्टम इज पीएच डिपेंडेंट। जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम है सारे के सारे पीएच डिपेंडेंट हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम हैं उनमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। और ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है ये इंजाइम कैटालाइज्ड होता है। क्या होता है? इंजाइम कैटालाइज्ड होता है। और इंजाइम कैटालाइज्ड होता है मीन्स इसमें इंजाइम इन्वॉल्व है। और इंजाइम्स जो होते हैं वो ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं। मीन्स सारे इंजाइम का पीएच एक ऑप्टिमम पीएच होता है। अगर इस ऑप्टिमम पीएच से ज्यादा पीएच हो गया तो भी इंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी या इंजाइम डीनेचर्ड हो जाएगा, या ऑप्टिमम पीएच से कम पीएच होगा तब भी इंजाइम काम नहीं करेगा। सो जितने भी इंजाइम होते हैं वो ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं और जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो इंजाइम कैटालाइज होते हैं। दैट्स व्हाई बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इज पीएच डिपेंडेंट। ए स्मॉल चेंज इन पीएच प्रोड्यूसेस ए लार्ज चेंज इन द रेट ऑफ प्रोसेसेस। जब पीएच में स्मॉल चेंज करेंगे तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस का रेट जो होता है उसमें काफी ज्यादा चेंज होता है। एंड दिस इज ट्रू नॉट ओनली फॉर मेन रिएक्शंस इन विच प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन इज a direct participant but also for those in which there is no apparent role for hydrogen ions है। और ये चीजें सिर्फ उनके लिए ट्रू नहीं है जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है, बट ये उसके लिए भी ट्रू है जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है। इट मीन्स कि सारे के सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पीएच डिपेंडेंट होते हैं और थोड़ा सा भी उसमें पीएच का चेंज हो गया तो उस मेटाबॉलिक रिएक्शंस के रेट में काफी ज्यादा चेंज आ जाएगा। और ये चीजें सिर्फ उस रिएक्शन के लिए ट्रू नहीं है जिसमें हाइड्रोजन आयन का डायरेक्ट पार्टिसिपेंट है। ये चीजें उसके लिए भी ट्रू है जिसमें हाइड्रोजन आयन का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है। जिस मेटाबॉलिक रिएक्शन में डायरेक्ट H+ का पार्टिसिपेशन नहीं है उसमें भी ये चीजें लागू होती है। अब वो कैसे लागू होती है? द enzymes that catalyze cellular reactions and many of the molecules in which they act contain ionizable groups। क्या होता है? उसमें ionizable groups होते हैं और उस ionizable groups का characteristic pK वैल्यू होता है। and protonated amino and carboxyl group of amino acids फॉस्फेट ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फंक्शन एज ए बी के सीड्स है। मीन्स जो अमाइनो सीड्स होते हैं, जितने भी अमाइनो सीड्स होते हैं, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में टोटल 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। जो नेचुरल अमाइनो सीड्स होते हैं वो 20 अमाइनो सीड्स होते हैं और सारे के सारे अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर यही होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम अमाइनो एसिड से स्टार्ट करने वाले हैं। सो अमाइनो एसिड में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर सकते हैं। सो जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं सब अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं। अल्फा अमाइनो एसिड्स का मतलब क्या है? कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप होगा। एक पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, दूसरे पे अमाइनो ग्रुप होगा, तीसरे पे हाइड्रोजन होगा एंड चौथे जो होगा आर ग्रुप होगा। ये जो 20 अमाइनो एसिड्स है तो सारे के सारे अमाइनो एसिड्स में ये 3 कॉमन होते हैं, सिर्फ डिफरेंस ये होता है और इसी की वजह से 20 अमाइनो एसिड्स का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। अल्फा अमाइनो एसिड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस कार्बन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप अटैच है दैट इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बगल में जो कार्बन होगा उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। दैट्स व्हाई ऑल अमाइनो एसिड्स आर अल्फा अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड्स में 2 ग्रुप आयनाइजेबल है, COOH एंड NH3। ये सिमिलरली अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं? फॉस्फेट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला जो कंपोनेंट होता है वो नाइट्रोजनस बेस होता है, जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो राइबोज शुगर होता है या फिर DNA है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होंगे एंड थर्ड कंपोनेंट जो होता है वो फॉस्फेट होता है एंड फॉस्फेट इज आयोनाइजेबल
ग्रुप है। सो चाहे अमाइनो एसिड्स हो, चाहे न्यूक्लियोटाइड हो, मीन्स चाहे प्रोटीन हो या फिर न्यूक्लियोटाइड्स हो, उसमें जो आयनाइजेबल ग्रुप होते हैं वो वीक एसिड की तरह काम करते हैं एंड देयर आयनिक स्टेट डिपेंड्स ऑन द पीएच ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। और उनका जो आयनिक स्टेट है उनके सराउंडिंग मीडियम पे पीएच, उनके सराउंडिंग मीडियम के पीएच पे डिपेंड करता है। आयनिक इंटरैक्शंस की अगर हम बात करें तो आयनिक इंटरैक्शंस आर अमंग द फोर्सेस दैट स्टेबलाइज ए प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड अलाउ एन एंजाइम टू रिकॉग्नाइज एंड बाइंड इट्स सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। यहाँ पे कुछ इंटरैक्शंस होते हैं। पहला हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा आयनिक इंटरैक्शन, दूसरा क्या होगा आयनिक इंटरैक्शन। तीसरा की बात करें तो वॉन्डर वॉल इंटरैक्शन एंड चौथा हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। ये सारे के सारे वैसे तो नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन है और ये इंडिविजुअली काफी वीक होते हैं एज कंपेयर टू कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन अगर ये टुगेदर होते हैं तो ये किसी भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो आयनिक इंटरैक्शन इज वन ऑफ द फोर्सेस जो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टेबिलाइज करता है। दूसरा, अगर इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है तो इंजाइम सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में भी ये सारे इंटरैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। सो इंजाइम सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में भी आयनिक इंटरैक्शंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स मेंटेन ए स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट साइटोसोलिक पीएच। सेल और ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो वो कांस्टेंट साइटोसोलिक पीएच क्या करता है, मेंटेन करता है। क्यों? क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स को उनको ऑप्टिमम आयनिक स्टेट में रखना होता है और वो पीएच कितना होता है, वो पीएच 7 होता है। सो सेल और ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो वो अपना पीएच 7 मेंटेन करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो पीएच ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज ऑल्सो टाइटली रेगुलेटेड। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स होंगे और ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, लेकिन सेल के जो अंदर फ्लूइड होता है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म का भी पीएच कांस्टेंट होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की अगर हम बात करें तो इसका भी पीएच कांस्टेंट होता है। और ये जो पीएच कांस्टेंट है ये किस चीज से रेगुलेट किया जाता है, ये रेगुलेट किया जाता है बफर से। इट मीन्स कि सेल में भी बफर होते हैं एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी बफर होते हैं। सो कांस्टेंसी ऑफ पीएच इज अचीव्ड प्राइमरली बाय बायोलॉजिकल बफर। बायोलॉजिकल बफर क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स एंड देयर कंजुगेट बेस। अब ये मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड कंजुगेट बेस क्या है इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें, CH3COOH होता है इसका फॉर्मूला। अगर ये आयोनाइज करेगा तो CH3COO माइनस प्लस H+ बनाएगा। तो ये जो CH3COOH है दिस इज प्रोटोन डोनर। ये क्या है? प्रोटोन डोनर एंड दिस इज एसिड। CH3COO माइनस की बात करें तो ये क्या है? प्रोटोन एक्सेप्टर। ये क्या है? प्रोटोन एक्सेप्टर एंड दिस इज कंजुगेट बेस। सो ये जो पेयरिंग है CH3COOH का और CH3COO माइनस का, इसको बोलते हैं मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स एंड देयर कंजुगेट बेस। CH3COOH इज ए वीक एसिड। सो ionization equilibria that account for buffering and we show that quantitative relationship between pH of a buffer solution and pK of buffer। So हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि pH और pK में क्या रिलेशन होता है। Biological buffering is illustrated by phosphate and carbonate buffering system in humans। Humans में अगर biological buffering system को illustrate करते हैं तो दो एग्जाम्पल है, एक तो phosphate buffer और दूसरा carbonate buffer। phosphate buffer की अगर हम बात करें तो phosphate buffer होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में, वहीं पे carbonate buffer की अगर हम बात करें तो carbonate buffer होता है ब्लड के प्लाज्मा में, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में। Buffers are mixture of weak acids and their conjugate base। Now what is a buffer?
Buffer are aqueous system that tend to resist changes in pH when small amounts of acids or bases are added. So buffer क्या है? Buffer एक aqueous system है जो कि pH के चेंज को रेजिस्ट करता है जब स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस और OH माइनस एसिड या बेस को ऐड करते हैं. ए बफर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वीक एसिड जो कि प्रोटॉन डोनर होता है एंड इट्स कंजुगेट बेस जो कि प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है. फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड एसीटेट आयन जो कि अभी मैंने लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया है, formed at the midpoint of titration curve is a buffer system. और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 4.76. सो एसिटिक एसिड का pKa वैल्यू कितना होता है? 4.76. और बफर किस रेंज में काम करेगा? तो इसी में 1 प्लस कर दीजिए और 1 माइनस कर दीजिए, मतलब ये 3.76 हो जाएगा और इधर 5.76 हो जाएगा. मतलब 3.76 एंड 5.76 के बीच में एसिटिक एसिड बफर का काम करता है. बट बेस्ट बफरिंग पावर किस पे होगा? 4.76 पे. 4.76 वह पीएच है जिस पीएच पे CH3COOH इज इक्वल टू CH3COO माइनस, मीन्स प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर का जो वैल्यू होता है वो इक्वल होता है. दैट्स वाई 4.76 is the point where buffering power is more for acetic acid. So titration curve of acetic acid has a relatively flat zone extending about 1 pH unit on either sides of its midpoint pH of 4.76, and in this zone amount of H plus or OH minus added to the system has a much less effect on pH than the same amount added outside the buffer range. This relatively flat zone is a buffering region of the acetic acid acetate buffer. ये जो रेंज है ये बफर रीजन है एसिटिक एसिड एसिटेट बफर का. सो एट द मिड पॉइंट ऑफ बफरिंग रीजन where the concentration of proton donor exactly equals that of proton acceptor, the buffering power of the system is maximum. अभी मैंने वही एक्सप्लेन किया कि pH 4.76 ये वह पॉइंट है जहां पे एसिटिक एसिड और एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन एग्जैक्टली इक्वल होता है और यहाँ पे बफरिंग पावर सिस्टम का मैक्सिमम होगा. सो एंड दैट इज इट्स pH चेंजेस लीस्ट ऑन एडिशन ऑफ H प्लस और OH माइनस. सो इस pH पे क्योंकि बफरिंग पावर मैक्सिमम है तो इस pH पे अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस और OH माइनस ऐड करेंगे तो pH में चेंज बहुत ही स्लाइट चेंज होगा या फिर चेंज नहीं होगा. द pH एट दिस पॉइंट इन द टाइट्रेशन कर्व ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू pKa. सो इस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे एसिटिक एसिड और एसिटेट आयन का वैल्यू इक्वल होता है उस pH को pKa बोलते हैं. द pH ऑफ द एसिटेट बफर सिस्टम डज चेंज स्लाइटली व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस और OH माइनस इज एडेड, बट दिस चेंज इज वेरी स्मॉल compared with the pH change that would result if the small amount of H plus or OH minus were added to pure water or to a solution or salt of a strong acid and a strong base such as HCl which has no buffering power. So जब buffering power नहीं रहेगा तब वहां पे pH change ज्यादा होगा. Buffering results from two reversible reaction equilibria occurring in solution of nearly equal concentration of proton donor and conjugate proton acceptor. So buffering का रिजल्ट की अगर बात करें तो ये दो रिवर्सिबल रिएक्शन से आता है, दो रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रिया से आता है जो कि सॉल्यूशन में होता है ऑफ नियरली इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन डोनर एंड कंजुगेट प्रोटॉन एक्सेप्टर. सो फिगर 2.19 एक्सप्लेन्स हाउ बफर सिस्टम वर्क. सो दिस इज फिगर 2.19 जो कि एक्सप्लेन करता है कि एसिटिक एसिड एसिटेट पेयर बफर सिस्टम कैसे काम करता है. सो यहाँ पे एसिटिक एसिड है एंड दिस इज एसिटेट है. एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो जब एसिटिक एसिड है जब यहाँ पे क्या होता है, सो द सिस्टम कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग इधर H प्लस और OH माइनस आयन थ्रू द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड है. मीन्स ये सिस्टम कैपेबल है एब्जॉर्ब करने के लिए चाहे वो H प्लस हो या OH माइनस हो. यहाँ पे प्रोटॉन डोनर कौन है? यहाँ पे प्रोटॉन डोनर है एसिटिक एसिड. प्रोटॉन डोनर कौन है? प्रोटॉन डोनर है एसिटिक एसिड.
एसिडिक एसिड में की अगर हम बात करें तो इसमें H+ आयन बॉन्ड है, क्योंकि जब ये डिसोशिएट होगा तो एसीटेट आयन प्लस H+ देगा। सो ये क्या होगा कि जब सॉल्यूशन में OH- आयन या कोई बेस ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसकी pH बढ़ने लगेगी और उस समय क्या होगा, ये एसिटिक एसिड H+ रिलीज करेगा और ये OH से रिएक्ट करके H2O में कन्वर्ट कर देगा, जो कि न्यूट्रल है। मीन्स यहाँ पे pH चेंज का इफेक्ट नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि H+ और OH- का जो प्रोडक्ट होता है ये 10⁻⁻14 होता है। सो जब तक ये कांस्टेंट रहेगा सॉल्यूशन का pH चेंज नहीं होगा। सिमिलरली एसीटेट आयन की अगर हम बात करें तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो अगर सॉल्यूशन में कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या H+ डालते हैं तो ये क्या करता है, एसीटेट और H+ को गेन करके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है वो कांस्टेंट होता है और pH चेंज नहीं होता है, pH चेंज को रेजिस्ट करता है। ये डायग्राम बस सिर्फ यही एक्सप्लेन कर रहा है। Whenever H+ or OH- is added to a buffer, the result is a small change in the ratio of relative concentrations of weak acid and its anion, thus a small change in pH. The decrease in concentration of one component of the system is balanced exactly by an increase in the other. So एक कंपोनेंट का कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होगा तो उसको बैलेंस किया जाता है बाय एन इंक्रीज इन द अदर। द सम ऑफ द बफर कंपोनेंट्स डज नॉट चेंज, ओनली देयर रेशियो। बफर कंपोनेंट का सम चेंज नहीं होता है बल्कि उनका रेशियो चेंज होता है, और रेशियो चेंज होगा तो जो आउटपुट आएगा वो कांस्टेंट आएगा। Each conjugate acid base pair has a characteristic pH zone in which it is effective buffer। जितने भी conjugate acid base pair हैं सबका pH zone characteristic होता है, सबका अपना particular value होता है pH zone का, और जिसमें कि वो effective buffer के रूप में काम करता है। For example, अगर phosphate buffer है तो इनका pK कितना होगा, 6.86 है, तो इनका बफर जोन क्या होगा, इसमें एक प्लस कर दीजिए और एक माइनस कर दीजिए, मीन्स 7.86 एंड 5.86 के बीच में फॉस्फेट बफर का बफर पावर होगा। नाउ अगर अमोनिया की बात करें तो ये इसका pH कितना होता है, 9.25, तो इनका जो रेंज होगा बफर का वो कितना होगा, अगर एक माइनस करेंगे तो 8.25, 1 प्लस करेंगे तो 10.25। सो इस रेंज में अमोनिया बफर काम करेगा। यहाँ पे एक बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है जो कि ये तीनों पैरामीटर को क्या करता है, रिलेट करता है, एंड दैट इज हेंडरसन-हासेल-ब्लश इक्वेशन। द टाइट्रेशन कर्व ऑफ एसिटिक एसिड, फॉस्फेट एंड अमोनियम आयन हैव नियरली आइडेंटिकल शेप। इनका शेप क्या होता है, सेम होता है। जैसे ये एसिटिक एसिड का टाइट्रेशन कर्व, ये है फॉस्फेट का टाइट्रेशन कर्व, एंड दिस इज द अमोनियम आयन का टाइट्रेशन कर्व। शेप की अगर बात करें तो तीनों का शेप है, तीनों का शेप सेम है। आइडेंटिकल शेप ये सजेस्ट करता है कि कर्व कोई फंडामेंटल रिलेशन को रिफ्लेक्ट करता है, ये कर्व कोई फंडामेंटल रिलेशन को रिफ्लेक्ट करता है, एंड दिस इज इंडीड द केस, जो कि केस है एक्चुअल में। द शेप ऑफ टाइट्रेशन कर्व ऑफ एनी वीक एसिड इज डिस्क्राइब्ड बाय Henderson-Hassel-Blush equation, which is important for understanding buffer action and acid-base balance in the blood and tissues of vertebrates. And this equation is simply a useful way of restarting the expression for dissociation constant of any acid. एक सिंपल वीक एसिड की अगर हम बात करें तो ये डिसोशिएट होकर क्या बनाएगा, H+ प्लस A-। अगर इसकी K वैल्यू लिखेंगे तो ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, H+ का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय A- का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA का कंसंट्रेशन। नाउ अगर इसमें से H+ का कंसंट्रेशन निकालना होगा तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। सो H+ अगर इधर करेंगे, HA का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A- का कंसंट्रेशन। नाउ अब इस इक्वेशन में दोनों तरफ निगेटिव लॉगरिथम पुट करते हैं। जब निगेटिव लॉगरिथम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -log H+ का कंसंट्रेशन इक्वल टू -log K एंड देन -log HA डिवाइडेड बाय A- का कंसंट्रेशन। नाउ अब -log H+ क्या होता है, -log H+ इज pH, तो
तो माइनस लॉग H प्लस की जगह पर हम pH लिखेंगे, माइनस लॉग Ka क्या होगा pK, तो इसके जगह पे हम pK लिखेंगे एंड देन माइनस HA का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई A माइनस का कंसंट्रेशन। नाउ अब इस कंसंट्रेशन को अपोजिट कर देंगे, A माइनस को ऊपर करेंगे देन HA को नीचे करेंगे। जब इसको अपोजिट करेंगे तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो नाउ pH इज इक्वल टू pK प्लस log A माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई HA का कंसंट्रेशन and A minus is a proton acceptor, HA is proton donor. So pH is equal to pK plus log proton acceptor divided by proton donor, and this equation fits the titration curve of all weak acids and enables us to deduce the number of important quantitative relationships. जैसे for example अगर किसी weak acid base pair का pK वैल्यू और प्रोटोन एक्सेप्टर प्रोटोन डोनर का कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो हम उसका पीएच निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर पीएच और पीके दिया हुआ है तो प्रोटोन एक्सेप्टर प्रोटोन डोनर निकाल सकते हैं। सो एक ऐसा कंडीशन आएगा, एक ऐसा कंडीशन जहां पे प्रोटोन एक्सेप्टर जो है वो इक्वल है प्रोटोन डोनर का। proton acceptor and proton donor is equal, concentration of proton donor is equal to concentration of proton acceptor। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1 एंड दिस इज log 1 एंड log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ पे pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा pK। सो pH का वह वैल्यू जहां पे प्रोटोन एक्सेप्टर का कंसंट्रेशन इक्वल है प्रोटोन डोनर का कंसंट्रेशन, वह pH वैल्यू pKa वैल्यू होता है। और इस pK वैल्यू पे जो बफर पावर होता है वो क्या होता है मैक्सिमम होता है, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में सीखा है। एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन व्हाई pK वैल्यू पे बफर पावर मैक्सिमम होता है। नाउ Henderson-Hasselbalch इक्वेशन इज ऑल्सो अलाउ अस टू कैलकुलेट 3 थिंग्स। पहला pK निकाल सकते हैं जब pH और मोलर रेशियो दिया होगा प्रोटोन डोनर एंड प्रोटोन एक्सेप्टर का। दूसरा pH निकाल सकते हैं जब pK एंड मोलर रेशियो ऑफ प्रोटोन डोनर एंड प्रोटोन एक्सेप्टर दिया हुआ होगा। तीसरा मोलर रेशियो निकाल सकते हैं जब pH एंड pK वैल्यू दिया हुआ होगा। Now weak acids or weak bases buffer cells and tissues against pH changes। जो weak acid और bases होते हैं वो cells और tissues को buffer करते हैं against pH changes। वो कैसे करते हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हिस्टिडीन जो कि एक अमाइनो एसिड है। So the intracellular and extracellular fluid of multicellular organisms have a characteristic and nearly constant pH है। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का इंट्रासेलुलर फ्लूइड हो दैट इज साइटोप्लाज्म और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड हो जो कि pH कांस्टेंट होता है उनका। Organisms first line of defense against changes in internal pH is provided by buffer system। So internal pH जो चेंज होता है, pH चेंज का जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है बफर सिस्टम के द्वारा। द साइटोप्लाज्म ऑफ मोस्ट सेल कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स विच contain many amino acids with functional groups that are weak acids or weak bases। means सेल्स का मोस्ट ऑफ द सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें बहुत हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन होता है और प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं और अमाइनो एसिड्स में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो वीक एसिड और वीक बेसिस की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जांपल साइड चेन ऑफ हिस्टिडीन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टिडीन। सो हिस्टिडीन की अगर हम बात करें तो इसकी जो साइड चेन है उसकी पीके वैल्यू कितनी होती है 6। Protein containing histidine residue therefore buffer effectively neutral pH के नियर बाई। क्यों? क्योंकि ये pK इसका 6 है तो इसका बफर रेंज कितना होगा, इसमें अगेन 1 प्लस करेंगे 1 माइनस करेंगे, ये 7 हो जाएगा और ये 5 होगा। इस रेंज में ये बेस्ट बफर की तरह काम करेगा, लेकिन 6 पे ये इसका बफर सिस्टम बफर पावर मैक्सिमम होगा। 6 पे इनका बफर पावर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। Nucleotides such as ATP as well as many low molecular weight metabolites contain ionizable groups that can contribute buffering power to the cytoplasm। न्यूक्लियोटाइड्स की अगर हम बात करें सच एज ATP हुआ या फिर अदर
लो मॉलिक्यूलर वेट मेटाबोलाइट्स होते हैं जिनमें आयनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं बफरिंग पावर टू द साइटोप्लाज्म। सम हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स एंड एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड्स दैट कंट्रीब्यूट बफरिंग कैपेसिटी। ऑर्गेनिक एसिड बफर इन द वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल, अमोनिया बफर्स यूरिन। यहाँ पे दो एग्जांपल दिया है, ऑर्गेनिक एसिड बफर जो कि प्लांट सेल के वैक्यूल में होता है, अमोनिया बफर जो कि यूरिन में होता है। क्या होता है? अमोनिया बफर यूरिन में होता है। Two especially important biological buffers are phosphate and bicarbonate system. फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो फॉस्फेट बफर जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, लेकिन बाइकार्बोनेट बफर की अगर हम बात करें तो ये ब्लड प्लाज्मा में होते हैं। तो फॉस्फेट बफर सिस्टम विच एक्ट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल सेल कंसिस्ट ऑफ H2PO4 माइनस एज ए प्रोटॉन डोनर एंड HPO4 माइनस 2 एज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर। H2PO4 क्या है? डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। HPO4 माइनस 2 क्या है? मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट। जब डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयोनाइज करता है तो ये H प्लस और मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट रिलीज करता है। सो दिस इज द weak acid and conjugate base buffer system. So phosphate buffer system जो होता है मैक्सिमम इफेक्टिव कहाँ पे होता है? 6.86 पे होता है, बट इसका रेंज कितना होगा? 5.86 से लेके 7.86 तक होगा। So in the range between about 5.9 to 7.9, it is therefore an effective buffer in biological fluids इन मैमल्स। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म की जो पीएच होती है वो 7 होती है और ये दोनों पीएच की वैल्यूज होती है नियर बाई 7 है। सो फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की अगर बात करें एंड मोस्ट साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स की बात करें, इनकी जो पीएच रेंज होती है 6.9 to 7.4 के बीच में होती है। ब्लड प्लाज्मा बफर्ड इन पार्ट बाय बाइकार्बोनेट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ कार्बोनिक एसिड एज ए प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होता है बाइकार्बोनेट आयन होता है। सो कार्बोनिक एसिड की अगर आयनाइजेशन होता है तो H प्लस और HCO3 माइनस में कन्वर्ट होता है। कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयन इज ए बफर सिस्टम। इसकी K की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इनका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इनका कंसंट्रेशन, एंड दिस बफर सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स देन अदर कंजुगेट एसिड बेस पेयर बिकॉज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म फ्रॉम dissolved carbon dioxide and water in a reversible reaction. कार्बन डाइऑक्साइड जो डिसॉल्व होते हैं ब्लड प्लाज्मा में वो वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। इनकी जो K वैल्यू होगी, दिस इज द प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एंड रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। बट कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में ये गैस होता है एंड द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इज द रिजल्ट ऑफ इक्विलिब्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द गैस फेज। ये जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। द pH of bicarbonate buffer system depends on concentration of H2CO3 that is carbonic acid and bicarbonate ion जो कि प्रोटॉन डोनर एंड एक्सेप्टर कंपोनेंट्स हैं। बट कार्बोनिक एसिड का कंसंट्रेशन डिपेंड करता है डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड पे एंड डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन डिपेंड करता है गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड पे, बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन्स की pH of bicarbonate buffer exposed to gas phase is ultimately determined by concentration of bicarbonate ion in aqueous phase and partial pressure of carbon dioxide in gas phase. नाउ ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो नॉर्मली इनका pH 7.4 के नियर बाई होता है। ऑल्दो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय pH, इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स दैट इज स्पेशली सेंसिटिव। एंजाइम्स टिपिकली शो मैक्सिमम कैटालिटिक एक्टिविटी एट कैरेक्टरिस्टिक pH। जो एंजाइम जो होते हैं वो मैक्सिमम कैटालिटिक एक्टिविटी pH कैरेक्टरिस्टिक pH पे शो करते हैं जिसको pH ऑप्टिमम बोलते हैं। सो pH ऑप्टिमम क्या है? वह pH जिस पे एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। ऑन ईदर साइड ऑफ ऑप्टिमम pH देयर कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफन डिक्लाइन शार्पली। मींस pH ऑप्टिमम से अगर pH बढ़ा दें तो भी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन करेगी, pH ऑप्टिमम से pH घटा दें तब भी एंजाइम एक्टिविटी डिक्लाइन करेगी। इट मींस कि स्मॉल चेंज इन pH कैन मेक ए लार्ज डिफरेंस इन रेट ऑफ सम क्रूशियल एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द pH of cell and body fluids is therefore central importance in all aspects of metabolism and cellular activities.
एंड दीज आर द 3 प्रॉब्लम्स जो कि हेंडरसन हेज़ेनब्लैट इक्वेशन यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द पीके ऑफ लैक्टिक एसिड गिवन दैट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इज 0.010 molar and concentration of lactate is 0.087 molar, the pH is 4.80। यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया हुआ है प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर का, pH दिया हुआ है तो P के वैल्यू निकल सकता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कैलकुलेट द pH ऑफ मिक्सचर ऑफ 0.10 मोलर एसिटिक एसिड एंड 0.20 मोलर सोडियम एसीटेट। P के वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ पे P के वैल्यू दिया है एंड डोनर एंड एक्सेप्टर का कंसंट्रेशन दिया हुआ तो डेफिनेटली pH निकल जाएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन की बात करें, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट एंड एसिटिक एसिड रिक्वायर्ड इन ए बफर सिस्टम pH 5.0। यहाँ पे pH दिया हुआ है एंड एसिटिक एसिड का हमें पता है कि P के वैल्यू कितना होता है, एसिटिक एसिड का P के वैल्यू होता है 4.76, तो यहाँ पे pH और P के दिया हुआ है तो इनका कंसंट्रेशन डोनर और एक्सेप्टर का आसानी से निकल जाएगा। नाउ pH ऑप्टिमम of some enzyme पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज। पेप्सिन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक जूस में। ट्रिप्सिन की बात करें तो डाइजेस्टिव एंजाइम है दैट एक्ट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अल्कलाइन फॉस्फेटेज की बात करें तो ये बोन टिश्यू में होते हैं और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जो कि बोन के मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है। नाउ द समरी, बफरिंग अगेंस्ट पीएच चेंजेस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड और साल्ट्स रेजिस्ट चेंजेस इन पीएच कॉज्ड बाय एडिशन ऑफ H+ और OH-, द मिक्सचर थस फंक्शंस एज ए बफर। सो पहला पॉइंट क्या बता रहा है, पहला पॉइंट बफर का बेसिकली डेफिनेशन बता रहा है। बफर का डेफिनेशन क्या होता है, बेसिकली ये एक्वस सिस्टम है जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ और OH- ऐड करते हैं सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन का पीएच रेजिस्ट होता है। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, pH ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड और बेस एंड साल्ट्स इज गिवन बाय हेंडरसन-हेज़ेनब्लैट इक्वेशन। pH इज इक्वल टू Pk माइनस log Ha का प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, मींस इट इज प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। लेकिन अगर इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सो इस इक्वेशन से कोई भी 2 वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा वैल्यू आराम से निकल जाएगा। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, सेल्स एंड टिश्यू में 2 बफर सिस्टम इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल सिस्टम में 2 बफर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, पहला फॉस्फेट बफर और दूसरा बाइकार्बोनेट बफर। फॉस्फेट बफर किस में होते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में। बाइकार्बोनेट बफर की बात करें तो ये ब्लड प्लाज्मा में होते हैं। मींस मेंटेन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के क्या करता है, बफर सिस्टम को मेंटेन करता है एट देयर ऑप्टिमम पीएच व्हिच इज यूजुअली क्लोज टू pH 7। एंजाइम्स जनरली वर्क ऑप्टिमली एट इट्स pH। नाउ ब्लड, लंग्स एंड बफर, द बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम कैसे काम करता है इसको समझते हैं। इन एनिमल्स विथ लंग्स, वैसे एनिमल जिनमें लंग्स होते हैं, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम इफेक्टिव फिजियोलॉजिकल बफर है pH 7.4 पे, बिकॉज H2CO3 of blood plasma is in equilibrium with a large reserve capacity of carbon dioxide जो कि gaseous phase में होता है in air space of the lung, and this buffer system involves 3 reversible equilibria between gaseous carbon dioxide in lungs and bicarbonate in the blood plasma। So अब यहाँ पे क्या होगा, जब विग्रस एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और लैक्टिक एसिड क्या है, वीक एसिड है जो कि H+ कंट्रीब्यूट करता है ब्लड में और ये पास होता है थ्रू द टिश्यू एंड द रिएक्शन 1 प्रोसीड्स टुवर्ड द न्यू इक्विलिब्रियम। सो जैसे ही H+ रिलीज होगा ये HCO3- इससे रिएक्ट करेगा और ये फर्स्ट रिएक्शन को कंप्लीट करेगा, दैट इज H2CO3। नाउ H2CO3 क्या करेगा, H2CO3 वाटर रिलीज करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो बाहर एस्केप कर जाएगा। मीन्स यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व एंड गैसेस फेज में बैलेंस मेंटेन होता है। सो दिस इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड प्लाज्मा एंड थस इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर स्पेस ऑफ द लंग्स एंड द एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, एक्सहेल हो जाएगा। कन्वर्सली इसके अलावा जब ब्लड का पीएच रेज होता है बाय अमोनिया प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रोटीन कैटाबोलिज्म, द अपोजिट इवेंट्स अगर यहाँ पे फिर अपोजिट इवेंट्स होंगे,
H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज लोअर्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, H2CO3 डिसोशिएट करेगा H प्लस और HCO3 माइनस में, एंड दिस इन टर्न कॉजेज मोर CO2 फ्रॉम द लंग्स टू डिसॉल्व इन द प्लाज्मा, एंड द रेट ऑफ ब्रीदिंग, दैट इज रेट ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग CO2 कैन क्विकली एडजस्ट दिस इक्विलिब्रिया टू कीप ब्लड pH नियरली कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वाटर एज ए रिएक्टेंट। वाटर सिर्फ सॉल्वेंट की तरह काम नहीं करता है, वाटर रिएक्टेंट की भी तरह काम करता है बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। जैसे एटीपी के फॉर्मेशन में एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी बनता है। जब एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी बनता है तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर रिलीज होगा। लेकिन जब एटीपी से एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा तो एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी और ये क्या बनाएगा, एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एटीपी क्या है, फॉस्फो अनहाइड्राइड है और ये एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट फॉस्फेट ईस्टर। फॉस्फेट ईस्टर की अगर हाइड्रोलिसिस होती है तो अल्कोहल एंड फॉस्फोरिक एसिड बनता है, लेकिन अगर अल्कोहल और फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट ईस्टर बनाना होगा तो यहाँ वाटर रिलीज करेगा। कार्बोक्साइलेट ईस्टर की हाइड्रोलिसिस होगी तो कार्बोक्साइलिक एसिड एंड अल्कोहल बनेगा, लेकिन अगर कार्बोक्साइलेट ईस्टर बनाना होगा तो कार्बोक्साइलिक एसिड एंड अल्कोहल क्या करेगा, कंडेंस करेगा और इससे वाटर रिलीज होगा। सेम फॉर एसाइल फॉस्फेट। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वाटर सिर्फ सॉल्वेंट की तरह काम नहीं करता है, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में वाटर क्या करता है, रिएक्टेंट की तरह भी काम करता है। सो वाटर इज नॉट जस्ट सॉल्वेंट इन विच द केमिकल रिएक्शंस ऑफ लिविंग सेल्स अकर। वाटर सिर्फ सॉल्वेंट नहीं है जिसमें केमिकल रिएक्शन, लिविंग सेल्स में केमिकल रिएक्शन होते हैं। इट इज वेरी ऑफन ए डायरेक्ट पार्टिसिपेंट इन दोज रिएक्शंस। द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जो एटीपी बनता है, इट इज ए टाइप ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन जिसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है। द रिवर्स ऑफ दिस रिएक्शन क्लीव्ड कंपोनेंट accompanied by the addition of elements of water, जिसको हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं। हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर एंजाइम डीपॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, carbohydrates, nucleic acids. Hydrolysis reaction is catalyzed by enzyme. हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जिस एंजाइम के द्वारा कैटेलाइज होते हैं उनको हाइड्रोलेजेस बोलते हैं, एंड हाइड्रोलेजेस होते हैं ऑलमोस्ट इनवेरिएबली एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस invariably exergonic reaction है, and the formation of cellular polymers from their subunits by simple reversal of hydrolysis, that is why condensation reaction would be intergonic, means hydrolysis is a exergonic लेकिन जो condensation होगा वो intergonic होगा, therefore does not occur. As we shall see, cells circumvent this thermodynamic obstacle by coupling intergonic condensation reactions to exergonic processes such as breakage of anhydride bond in ATP. इसके लिए सेल इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि इंटरगोनिक कंडेंसेशन एंड एक्सर्गोनिक प्रोसेस को कपल करता है। कैसे? बाय ब्रेकेज ऑफ अनहाइड्राइड बॉन्ड इन एटीपी। और ये रिएक्शन, ये कपलिंग आपको कहाँ दिखने को मिलेगी? ये कपलिंग आपको ग्लाइकोलिसिस में भी दिखने को मिलेगी, ये कपलिंग आपको फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में भी दिखने को मिलेगी, अमाइनो एसिड ऑक्सीडेशन में भी दिखने को मिलेगी। सो बेसिकली इंटरगोनिक एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शन को कपल करते हैं बाय ब्रेकेज ऑफ अनहाइड्राइड बॉन्ड इन एटीपी। Water and carbon dioxide are the end products of oxidation of fuels such as glucose. Means जितने भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होता है उसके बाद वाटर रिलीज होता है, चाहे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो चाहे कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हो, सबके ऑक्सीडेशन के बाद वाटर रिलीज होता है। चाहे फैट का ऑक्सीडेशन हो उसके बाद भी क्या निकलता है? वाटर रिलीज होता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा वाटर रिलीज होता है वो फैट के ऑक्सीडेशन से रिलीज होता है। अगर 1 मॉलिक्यूल पाल्मिटिक एसिड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो टोटल 108 मॉलिक्यूल वाटर रिलीज होता है, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? एनिमल्स के सर्वाइवल में, जहां पे वाटर की कमी होती है, जैसे कंगारू राइट, कैमल, गर्बिल्स। कैमल की अगर हम बात करें तो इसमें हम्प होता है और हम्प में फैट डिपॉजिट होता है। तो जब वाटर अनअवेलेबल होता है तो उस फैट का ऑक्सीडेशन होता है और उससे वाटर रिलीज होते हैं, एंड दैट वाटर इज सफिशिएंट
for survival without drinking even for extended period of time. Carbon dioxide produced by glucose oxidation is converted in erythrocytes to the more soluble bicarbonate ion in a reaction catalyzed by carbonic anhydrase. ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एरिथ्रोसाइड में वो ज्यादा सोल्यूबल होता है। कैसे? HCO3। और ये रिएक्शन कैसे कैटलाइज होता है? कार्बोनिक एनहाइड्राइड से। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिएक्ट करता है तो कार्बन बाइकार्बोनेट आयन बनाते हैं एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इन दिस रिएक्शन वाटर नॉट ओनली इज द सबस्ट्रेट but also function as proton transfer by forming a network of hydrogen bonded water molecules through which proton hopping occurs. So इस रिएक्शन में वाटर सिर्फ रिएक्टेंट की तरह काम नहीं कर रहा है, इस रिएक्शन में वाटर प्रोटोन ट्रांसफर भी करता है बाय प्रोटोन हॉपिंग। ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी की बात करें तो ये सनलाइट की एनर्जी यूज करके क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं एंड फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है और फोटोसिंथेसिस में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है जिससे कि ऑक्सीजन रिलीज होता है और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में होते हैं। और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किस में होता है? प्लांट्स में होते हैं, हायर प्लांट्स में होते हैं एज वेल एज एल्गी में होता है। कुछ बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेसिस होते हैं बट बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इज नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इन दिस रिएक्शन A is an electron accepting species which varies with the type of photosynthetic organisms. Water serves as electron donor in oxidation reduction that is fundamental to all life. Water is available. Now the next topic, fitness of aqueous environment for living organisms. Organisms have effectively adapted to their aqueous environment and have evolved means of exploiting the usual properties of water. The high specific heat of water की specific heat ज़्यादा होती है and it is useful to cells or organisms because it allows water to act as a heat buffer and keeping the temperature of an organism relatively constant as the temperature of surrounding fluctuates as heat is generated as a byproduct of metabolism. अब सवाल ये है कि specific heat क्या होता है? Specific heat की बात करें तो it is the heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से रेज करने का जो कि हीट एनर्जी चाहिए होता है दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। Some vertebrates exploit a high heat of vaporization of water by using thus losing excess body heat to evaporate fluid. The high degree of internal cohesion of liquid water due to hydrogen bonding is exploited by plants as a means of transporting dissolved nutrients from roots to the leaves during the process of transpiration. Even the density of ice lower than that of liquid water has important biological consequences in the life cycle of aquatic organisms. Ponds freeze from the top down. The layer of ice top insulates the water below the rigid air, preventing the pond and the organisms in it from freezing solid. Most fundamental to all living organisms is in fact the many physical and biological properties of cell macromolecules. Even macromolecules के structure and function के लिए water काफी important होता है. Influence of water on the course of biological evolution has been profound and determinative. If life forms have evolved elsewhere in the universe, they are unlikely to resemble those of Earth unless extraterrestrial origin is also a place in which plentiful liquid water is available. Now this is the aqueous environment supports countless species, soft coral sponges, bryozoans, algae जो कि compete करते हैं for their space on this reef substrate of the Philippines island and basically ये biological diversity को दिखा रहा है. So this is all about water and in our next lecture we will discuss about amino acids. We will start new chapter that is amino acid. So stay tuned for this chapter और अगर किसी को डॉट है तो वो अपने डॉट को कमेंट में पिन करेंगे. I'll read all the comments carefully and I will reply each and every comment.